अच्छा आलोक जी, क्या आप मानते हैं ये तमाम मुद्दे इतने हावी रहे एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को इस बार बागियों ने भी डुबोया। जो इन्होंने चेहरे बदलने की कोशिश की थी गुजरात में, वो गुजरात में तो काम कर गया, लेकिन यहां पर हिमाचल में जो बागियों ने परेशान किया, नाक में दम कर दिया बीजेपी के। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अगर कोई लीडर एक राज्य में, छोटे राज्य में खासकर 2-3 लीडर हो जाएं जो लार्जर देन लाइफ का एस्पेक्ट रखते हैं, तो इन फाइटिंग बड़ी कॉमन है। और मैं कहूंगा कि हिमाचल चुनाव के नतीजे बीजेपी की विपत्ति कांग्रेस की संपत्ति बन गई, क्योंकि वोट में कोई अंतर नहीं था। और मेरा यह मानना है ये रिजल्ट और पुअर हो सकता था अगर प्रधानमंत्री मोदी अंतिम के 4 दिनों में हिमाचल में जोर नहीं लगाते, तो बीजेपी संभवतः 20 से भी नीचे जा सकती थी। लेकिन वोटरों का रुझान प्रधानमंत्री के जाने के कारण इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है लास्ट 4 दिन में। मैं प्रेम जी अब आपके पास आना चाहती हूँ। ये हिमाचल पर आप लोगों को डीप डाइव करना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा हुआ है। बेरोजगारी देखिए, राजस्थान में आंकड़े कुछ बताते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बावजूद इसके कांग्रेस पर उन्हें वहां पर भरोसा हो रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर, ओपीएस के मुद्दे पर, अग्निवीर के मुद्दे पर कि हम कांग्रेस को ही वोट करें। ये तो आपके लिए बहुत बड़ा आईना होना चाहिए। देखिए, जब भी हम कोई चुनाव जीतते हैं तो उसका भी मूल्यांकन करते हैं, हम कोई चुनाव हारते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए आत्मावलोकन का एक अवसर होता है। अब हम हिमाचल में क्यों हारे, बेरोजगारी के मुद्दे पर मुद्दा है वो, लेकिन 41% लोग फिर भी हमको वोट दे रहे हैं, तो हम उसको 45 क्यों नहीं कर पाए, 50 क्यों नहीं कर पाए, ये हमारे लिए चिंतन का विषय है। हमारे लिए महंगाई, गुजरात में महंगाई का विषय वहां पर भी है, लेकिन उनको विश्वास है कि इस महंगाई से निजात आदरणीय पूरे मोदी जी देश के को दिखता है, बीजेपी वालों को दिखती ही नहीं है महंगाई। वो कह रहे हैं बेरोजगारी पूरे देश को दिख रही है, आप लोगों को दिखती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिखती भी है और भारतीय जनता पार्टी उसके नियंत्रण के लिए सकारात्मक कदम उठाती है। आपको ध्यान होगा 2004 से 2014 10% की दर से मुद्रास्फीति बढ़ती थी। आज जो है आपने देखा 21 महीने में सबसे जो है कम स्तर पर मुद्रास्फीति को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 4.5% कोरोना के पहले मुद्रास्फीति की दर थी, तो हम महंगाई को रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं। 1952 से लेके 2022 तक के चुनाव में एक चुनाव मुझे बता दीजिए कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के कार्यकाल में महंगाई घट गई हो, मुद्रास्फीति की दर बढ़ी नहीं हो। एक कार्यकाल दिखा दे मुझे। ये कह रहे हैं ज्यादा केपेबल वो है महंगाई बेरोजगारी के भी मुद्दे पर, और आने वाले वक्त में वो साबित करेंगे। पिछली बार की महंगाई दर को कोट कर रहे हैं आलोक जी। देखिए, महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, लेकिन उसको कंट्रोल में करना सरकार का काम है। अगर आप कंट्रोल में रखेंगे, अगर इन्फ्लेशन ही नहीं होगा तो री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक सिस्टम नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट तभी होता है जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन से सेविंग होती है, लेकिन उसको कंट्रोल में करना सरकार का काम है। हमारे यहां पर 10% था, 20% था, 25% था। 267 रुपए से गैस का सिलेंडर 412 पर पहुंचा, और इनके समय पर वो 412 से बढ़कर और 1100 के प्लस चला गया। राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? मैं आता हूं, मैं बिल्कुल आता हूं। उसके ऊपर जो अभी करंट आंकड़ा आया है उसमें 28% है, और हरियाणा के अंदर 32% है। ये पिछले क्वार्टर में 36% था राजस्थान का। 3 दिन पहले के आंकड़े में ये 8% डाउन है। लेकिन छत्तीसगढ़ नंबर 30% मान लीजिए, एवरेज मान लीजिए। एक मिनट, छत्तीसगढ़ नंबर 1 भी है, वहां पर गुजरात से भी कम बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। दुर्भाग्य ये है कि राज्यों में अनएम्प्लॉयमेंट को, महंगाई को नहीं बांटा जा सकता है कि इस राज्य अच्छा है। क्या आप तमिलनाडु की तुलना बिहार से कर सकते हैं? क्या बिहार की इकोनॉमी जिस तरह की है, क्या वो तमिलनाडु से कंपेयर करना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की तुलना आप महाराष्ट्र से करेंगे? हरियाणा में 6% बेरोजगारी दर थी 8 साल पहले, आज सबसे हाईएस्ट राज्यों में से एक पहुंच गया है। मैं फिर कहूंगा, बेरोजगारी के ऊपर भी सीएमआई के आंकड़े नहीं आ रहे हैं। पिछले 2 साल से सीएमआई के आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। जो आंकड़े आ रहे हैं वो एज ग्रुप में बांटकर, पीएफ के आंकड़ों से कैलिब्रेट कर आ रहे हैं। आज दुर्भाग्य यह है कि वास्तव में जो 17 बड़े जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले जो सेक्टर्स हैं, वो 17 के 17 कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं। जबरदस्ती आप पीएफ के आंकड़े बढ़ा दीजिए, उसके बढ़ा दीजिए, इसके बढ़ा दीजिए, उससे कुछ नहीं हो रहा है। यही कारण है कि मुद्रास्फीति की डबल मार पड़ रही है। एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ बेरोजगारी है। लेकिन आज का जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी दिन दिल्ली के भी कॉर्पोरेशन से बीजेपी चली गई, मोदी जी ने यहां पर भी प्रचार किया, तमाम पूरी लीडरशिप रही, और तमाम राज्यों में बाई इलेक्शंस भी रहे। आज भी सरकार के सामने एक आईना है कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको आप समझिए, इसको सॉल्व कीजिए। ये पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है, आपको करना होगा।
2014 से लेकर 2019 तक मात्र एक राज्य में, और वो भी गुजरात में 2017 में आपकी सरकार रिपीट हुई थी, आपकी सारी स्टेट गवर्नमेंट आप हारे थे। तो गुजरात में आप 77 से 17 पर क्यों फिसल गए अगर इतना बड़ा मुद्दा ये है तो? दो तीन चीजें रही, कुछ कमियां हमारी रही, सबसे पहले मैं वो कहूंगा। दूसरा, वोट डिवीजन हुआ बहुत बुरी तरह से, 55 सीटों पे हुआ। एक मिनट 35 सीटों पर पूरी तरह से वोट डिवीजन है, और 5 बजे के बाद 15 लाख वोट पड़े हैं, वो किसने डाले हैं, कहां से पड़े हैं, वो भगवान जानता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल को केवल वहीं उन सीटों पर वोट मिला, पार्टी केजरीवाल को, जहां पर हम हार सकते थे। हिमाचल, पंजाब से लगता हुआ सूबा 1% से कम, लेकिन वहां नेशनल पार्टी बनना था उसको, और कौन बना रहा है वो पूरा देश जानता है, ताकि लोकसभा में भी परेशान करो कांग्रेस को और वोट डिवाइड करो। ये पूरी चाल थी, और कहीं ना कहीं इसके सूत्र इलेक्शन कमीशन तक जुड़े हुए।